हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं होम साइंस का आज का अपना टॉपिक। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे विजुअल एड्स यानी कि दृश्य साधन। ठीक है, दृश्य साधन क्या होता है? तो देखिए, दृश्य साधन वो चीज़ होती है, वो साधन होती है जिसकी सहायता से हम चीज़ों को और भी अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। ठीक है, दृश्य साधन का उपयोग करके चीज़ों को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा अच्छे से दूसरों को हम लोग समझा सकते हैं। बोलने के साथ साथ बोल के तो जो चीज़ हम समझा रहे हैं वो तो समझा ही रहे हैं, अगर साथ साथ उससे उसके रिलेटेड कोई पिक दिखाई दी जाए, कोई चित्र दिखा दी जाए, तो क्या होता है, सामने वाले को और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, अगर हमें कोई नदी दिखानी है तो इस तरीके से बोल के कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है और बहते हुए यहाँ तक जाती है, तो इस तरीके से नहीं समझ में आएगा। अगर पर्टिकुलर हम इंडिया का मैप दिखा के उसको ये बताएं सामने वाले को कि गंगा नदी गोमुख से निकलती हुई बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, मैप की सहायता से समझाएंगे तो उसको वो चीज़ क्या होगी और अच्छे से और ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें उसको समझ में आएंगी। ठीक है, तो दृश्य साधन क्या होती है, चीज़ों को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाती है। अब दृश्य साधन भी क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो नॉन प्रोजेक्टिव यानी कि जिसमें हम कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते हैं, और दूसरा होता है प्रोजेक्टिव जिसमें कि हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नॉन टेक्नोलॉजी यानी कि जो है वो गैर प्रक्षेपित नॉन प्रोजेक्टिव जो है वह दृश्य साधन को देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला देखिए क्या है, आलोक चित्र। आलोक चित्र जिसे कि क्या कहते हैं हम लोग, फोटोग्राफ्स। ध्यान से समझिएगा, फोटोग्राफ से तो आप लोग समझ में आ ही गया होगा। आलोक चित्र भी क्या कहते हैं, आलोक चित्र, फोटोग्राफ को ही आलोक चित्र कहते हैं। अब देखिए, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट ही मैं आप लोगों को बताऊंगी, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ मेन पॉइंट को ही हम लोग पढ़ेंगे। तो आलोक चित्र या फोटोग्राफ वास्तविक होते हैं, अतः ये किसी उपलब्धि के प्रामाणिक रिकॉर्ड माने जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, फोटो को विभिन्न प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। इन्हें प्रकाशन में कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग फोटो को, तो प्रकाशन में, प्रदर्शनी में, चित्रमयी कहानी में, चित्रमयी विधि को समझाने के लिए इसका यूज़ हम लोग करते हैं। अभी मैंने बताया कि दृश्य साधन का यूज़ हम लोग जो है टीचिंग को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, यह निरक्षर लोगों को भी बात समझा सकते हैं, यानी इसके द्वारा, यानी कि फोटोग्राफ के द्वारा हम लोग निरक्षर लोगों को भी बात को समझा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई कि आलोक चित्र क्या होता है, फोटोग्राफ क्या होता है और इसका यूज़ हम लोग कहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोस्टर। देखिए, जब बड़े कागज पर कुछ चित्र बनाकर एवं लिखाई द्वारा किसी समस्या पर जनता का ध्यान आकर्षित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे पोस्टर कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसके आकार की कोई सीमा नहीं होती, यानी पोस्टर के आकार की कोई सीमा नहीं होती। फोटोग्राफ की तो सीमा निर्धारित होती है कि कितने बाई कितने का फोटोग्राफ है, लेकिन क्या पोस्टर का कोई भी आकार या कोई सीमा निर्धारित नहीं होती, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति एक ही समय में पोस्टर को देखे। यह इसलिए अधिक प्रचलित है क्योंकि एक ही झलक में यह अपना संदेश जो है वह दे देती है। ठीक है, पोस्टर के माध्यम से जो है एक ही बार में हम लोग अपना संदेश दे देते हैं। पोस्टर देखने वाला व्यक्तियों पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। पोस्टर का देखने वाले व्यक्तियों पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। इनका प्रयोग अभिनय, मेला, प्रदर्शनी, इन सब चीज़ों में ज़्यादा किया जाता है। और आलोक चित्र यानी कि फोटोग्राफ का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो फोटोग्राफ का प्रयोग, तो देखिए अभी मैंने बताया कि हम लोग फोटोग्राफ का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो देखिए, फोटोग्राफ का प्रयोग प्रकाशन में, प्रदर्शनी में और चित्रमयी कहानी में जो है फोटोग्राफ का यूज़ किया जाता है, जबकि पोस्टर का यूज़ जो है हम लोग बड़े स्तर पर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा चार्ट। अब देखिए, चार्ट में क्या है, चार्ट में विचारों की क्या होती है, श्रृंखला होती है। किसी समस्या की प्रगति को चित्र के रूप में प्रदर्शित करने के लिए चार्ट का उपयोग किया जाता है। पोस्टर जानकारी की अवस्था में उपयोग में लाया जाता है, जबकि चित्र क्या है, चित्र बाद की अवस्था में उपयोग में लाया जाता है। विशेषकर परीक्षण अवस्था में या तो अकेले या अन्य सहायता साधन के साथ इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, इनके द्वारा सांख्यिकीय आंकड़े भी सुगमता पूर्वक दिखाए जा सकते हैं। सांख्यिकीय आंकड़े चार्ट के द्वारा भी दिखाए जा सकते हैं, जबकि पोस्टर द्वारा सांख्यिकीय आंकड़े जो है वह नहीं दिखाए जा सकते। ठीक है, चार्ट भी कई तरीके के होते हैं। कौन कौन से, तो ध्यान दीजिए, चित्रयुक्त चार्ट यानी कि जिसमें सिर्फ पिक्चर्स बने होते हैं और उनसे ही हम स्टोरी को समझ लेते हैं। दूसरा है संगठनात्मक चार्ट, इसके द्वारा किसी संगठन के ढांचे को दिखाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि पूरे संगठन को एक ही दृष्टि में हम लोग देख के समझ सकते हैं, जो है किससे, संगठनात्मक चार्ट के द्वारा। अब देखते हैं टेबल चार्ट। जब विभिन्न भागों से प्राप्त आंकड़ों को
प्राप्त करके चार्ट में प्रस्तुत किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, तो टेबल चार्ट कहलाता है, यानी न्यूमेरिकल। ध्यान से समझ रहे, एक तो ये पिक्चर को दिखा के इसमें संगठनात्मक चार्ट, और इसमें क्या होता है न्यूमेरिकल, यानी नंबर्स यूज़ करते हैं हम लोग, आंकड़े यूज़ करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, डाटा को इसमें दिखाते हैं। अब ये है वितरण चार्ट यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट। इसमें भी क्या किया जाता है, संपूर्ण प्रक्रिया का वितरण करके दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, यदि किसी फैक्ट्री में नई वस्तु बाजार में बेचने के लिए यानी विक्रय के लिए आई है तो फैक्ट्री से निकलने के पश्चात उपभोक्ता तक किस प्रकार पहुंचती है, उसके मध्य कौन कौन सी संस्थाएं आती है और वो क्या क्या कार्य करती हैं, इन सबको क्या वितरण चार्ट द्वारा जो है वह दर्शाया जा सकता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि हर चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करके फिर उसको प्रेजेंट करना। ठीक है, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्राफ भी क्या है, यह भी एक दृश्य साधन है। जब प्रसार कार्यकर्ता किसी कार्य की प्रगति, उसके उतार चढ़ाव अथवा तुलनात्मक तथ्यों को समुदाय के सामने प्रस्तुत करता है तो उसके लिए रेखा चित्र का ही प्रयोग जो है वह करना पड़ता है। किसके लिए, तो जब किसी भी काम का जो उसकी काम की प्रगति होती है, यानी कि किस तरीके से चल रहा है, कितना उसमें उतार है, कितना उसमें चढ़ाव है, ठीक है, तो इन सब को किस तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, तो रेखा चित्र के माध्यम से ही हम लोग इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। इससे बड़े से बड़े तथ्यों का स्पष्टीकरण छोटे रूप में हम लोग कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है कि बड़े से बड़े तथ्यों को किसके द्वारा हम लोग जो है वह प्रेजेंट कर सकते हैं, तो ग्राफ के द्वारा इसको हम लोग लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार के ग्राफ बनाए जाते हैं, यानी कि ग्राफ के कई टाइप्स होते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से। तो फर्स्ट है रेखा ग्राफ, सेकेंड है गोलाकार ग्राफ। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग चाहे तो इसे पॉज करके या स्क्रीनशॉट करके आप अपने अच्छे से नोट्स भी तैयार कर लीजिएगा, मैं सिर्फ आप लोगों को नाम बता रही हूँ। थर्ड है बार ग्राफ और फोर्थ है चित्र ग्राफ। ठीक है, ये सारे क्या है, ये सारे ग्राफ के प्रकार हैं, यानी किन किन तरीके से हम लोग ग्राफ को बना के प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा श्यामपट यानी कि ब्लैक बोर्ड। आई थिंक ब्लैक बोर्ड को एक्सप्लेन करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं इतना बताना चाहूँगी कि ब्लैक बोर्ड के जरिए, यानी जब हम पोस्टर बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, वो सब पहले से हम लोग रेडी करके रखते हैं, लेकिन जब ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये बच्चों के सामने तुरंत उस चीज़ को लिखते हैं या फिर उस चीज़ को ड्रॉ करते हैं, फिर उसको हम लोग लगे हाथ एक्सप्लेन भी करते हैं। ठीक है, तो क्या है, यह तुरंत यूज़ हम लोग कर सकते हैं, जबकि और बाकी चीज़ें क्या हैं, वो हम लोग पहले से रेडी करके रखते हैं। लेकिन श्यामपट का उपयोग कब करते हैं, श्यामपट का उपयोग हम लोग प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट वहीं पे ऑन द स्पॉट जो है वो श्यामपट का यूज़ करते हैं। बस यही फ़र्क है, बाकी चीज़ें ब्लैक बोर्ड के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट है हमारा फ्लैश कार्ड। अब देखिए, फ्लैश कार्ड ओपी धामा के अकॉर्डिंग क्या है, तो यह कार्ड की श्रृंखला होती है। ठीक है, यह कार्ड की श्रृंखला होती है। जब इन्हें दर्शकों के सामने उपयुक्त क्रम में प्रस्तुत किया जाता है तो यह संपूर्ण कहानी कहते हैं। यानी कि ये कार्ड है, कई ठो कार्ड बना लेते हैं, तो हर कार्ड में कुछ ना कुछ जो है वह एक दूसरे से इंटरलिंक करते हुए जो है वह चीज़ें लिखी हुई रहती हैं या फिर ड्रॉ हुई रहती हैं। या तो लिख सकते हैं या फिर उसको ड्रॉ कर सकते हैं। फिर एक के बाद एक जो है वह प्रेजेंट करने से क्या होती है, एक पूरी स्टोरी जो है वह क्रिएट हो जाती है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से यानी कि चीज़ों को एकदम एक श्रृंखला में, एक चेन में प्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो यह इसको फ्लैश कार्ड का हम लोग यूज़ करते हैं। अब देखिए, इसमें प्रत्येक कार्ड मोटे कागज़ का बना होता है, जो कि कितने बाई कितने का होता है, तो 21 × 27 यानी 21 × 27 सेंटीमीटर के करीब आकार का होता है, जिसमें चित्र या फिर रेखा चित्र, अभी मैंने बताया, या तो चित्र बने होते हैं या फिर कुछ लिखा हुआ रहता है। ये कार्ड बंधे हुए नहीं होते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो फ्लैश कार्ड होते हैं वह बंधे हुए नहीं होते हैं। कौन से कार्ड बंधे हुए होते हैं वो अभी अब मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी। तो फ्लैश कार्ड के बारे में आप लोग जानते रहिए कि फ्लैश कार्ड जो है वो बंधे हुए नहीं होते हैं, श्रृंखलाबद्ध तो होते हैं, यानी कि एक के बाद एक प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन यह बंधे हुए नहीं होते हैं। प्रत्येक कार्ड को दर्शकों के सामने फ्लैश किया जाता है और साथ में शब्दों की कमेंट्री भी की जाती है। ठीक है, प्रसार कार्यकर्ता इन कार्डों को हाथ में पकड़कर उपयोग में लाते हैं और एक के बाद एक फ्लैश करते जाते हैं। इनका प्रयोग फिल्म स्ट्रिप के समान होता है। अंतर केवल इतना होता है कि फ्लैश कार्ड का अवलोकन दर्शक उपयुक्त रूप में करते हैं, जबकि फिल्म स्ट्रिप्स को पर्दे पर दिखाया जाता है। यानी कि फ्लैश कार्ड को हम लोग जो है, ये एक नॉन प्रोजेक्टिव मेथड है, जबकि फिल्म स्ट्रिप्स में भी हम लोग फ्लैश कार्ड का ही यूज़ करते हैं, लेकिन इसको हम लोग टेक्नोलॉजी यानी कि प्रोजेक्टर की मदद से पर्दे पर दिखाते हैं। ठीक है, फ़र्क समझ में आ रहा है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लिप चार्ट। ठीक है, फ्लिप चार्ट
इसमें क्या होता है, कागज या वस्त्र पर चित्र बनाए होते हैं जो सामान्यतः फ्लैश कार्ड से आकार में बड़े होते हैं। इनकी संख्या 2 से हमेशा क्या होती है, अधिक होती है। इन्हें आपस में रिंग या डोरियों से बांध दिया जाता है। जैसे इस तरीके से देखिए, इस तरीके से रिंग या डोरियों से बांध दिया जाता है। अभी मैंने बताया फ्लैश कार्ड में जो है चीज़ें क्यू में यानी कि एक सीरियल वाइज तो रहती है, लेकिन चीज़ें क्या होती है वो बंधी हुई नहीं रहती। जबकि फ्लिप चार्ट में क्या होती है, चीज़ें जो है वो बंधी हुई रहती हैं और एक के बाद एक जो है स्टोरी जो है वो अपने आप बनती चली जाती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये अंतर है फ्लैश कार्ड और फ्लिप चार्ट में। यह एक दूसरे के ऊपर क्रम में रहते हैं और स्टैंड या फिर ब्लैक बोर्ड स्टैंड के ऊपर रखकर प्रदर्शित किया जाता है। यह ड्राइंग चित्र एवं चार्ट से मिलकर बनता है। इसके द्वारा प्रसार कार्यकर्ता अपनी कहानी को बहुत ही आसानी से बता सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मॉडल या फिर प्रतिरूप। ठीक है, मॉडल का तात्पर्य उस दृश्य सामग्री से है जो किसी वस्तु का प्रतिरूप होती है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए मैं बता देती हूँ कि मॉडल क्या होती है। तो देखिए, जब हमको पृथ्वी की कोई चीज़ दिखानी होती है कि ये मैप यानी इंडिया का मैप अगर हमें दिखाना होता है तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं ग्लोब का। ठीक है, पृथ्वी की संरचना, संगठनात्मक संरचना बतानी होती है तो हम लोग ग्लोब का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जहाँ पर चीज़ें हम लोग प्रत्यक्ष रूप से सामने वाले को नहीं दिखा सकते हैं, तो फिर क्या करते हैं, उसका प्रतिरूप यानी सेम टू सेम उसका प्रतिरूप बनाकर हम लोग उसको उस चीज़ को दिखा सकते हैं। ग्लोब इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, किसका, मॉडल का। ठीक है, यानी चीज़ें अगर हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखा सकते तो उसको ग्लोब की सहायता से उस स्पेसिफिक चीज़ को हम लोग ग्लोब पर दिखा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जा रही हैं। तो मॉडल क्या होता है, अभी आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लैनल ग्राफ या फिर फ्लैनल बोर्ड। जब फलालेन, टेरी क्लॉथ या फिर फेल्ट क्लॉथ के टुकड़े को, ध्यान दीजिएगा कि जब फलालेन, टेरी क्लॉथ या फेल्ट के टुकड़े को किसी दृढ़ सतह पर चिपकाया जाता है तो फ्लैनल बोर्ड बनता है। ठीक है, जिस पर कटी हुई आकृतियों को चिपकाया जाता है। आजकल नोटिस बोर्ड में जो है इसी तरीके की जो चीज़ें यूज़ की जाती है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि उस पर क्या होता है, नोटिस बोर्ड पे फ्लैनल जो है वो क्लॉथ लगा हुआ रहता है, उसी पर क्या होता है, नोटिस को चिपकाया जाता है। आजकल फ्लैनल ग्राफ को बहुत ही उपयोगी दृश्य सामग्री माना जाता है। इसमें फलालेन के कपड़े को किसी प्लाईवुड, लकड़ी या गत्ते पर, तख्ते पर चिपकाया जाता है। कपड़े का रंग काला, गहरा हरा या गहरा लाल, कत्थई, गहरा नीला, यानी कि कहने का मतलब है कि डार्क कलर पर चीज़ें जो है वह उभर के आती हैं, इसलिए डार्क कलर का यूज़ किया जाता है। इनके ऊपर चित्रों, समाचार पत्रों के कुछ महत्वपूर्ण अंश, पत्रिकाओं के विशिष्ट लेख, महत्वपूर्ण सूचनाएं, लेख, ग्राफ, हाथ के बने चित्र, फोटोग्राफ आदि को क्या किया जाता है, लगाया जाता है, जिससे चीज़ें डार्क कलर पे बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से निखर के आती हैं। ठीक है, लगाने के पूर्व चित्रों के पीछे गोंद से जो चिपका दिया जाता है। इस तरीके से क्या किया जाता है, फ्लैनल ग्राफ का यूज़ किया जाता है। बात समझ में आ रही है। आजकल इस फ्लैनल ग्राफ का यूज़ बहुत ही तेज़ी से किया जा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा टोबैलो। टोबैलो अर्थात चित्रवत बैठे हुए मनुष्य। जब प्रसार कार्यकर्ता किसी समस्या को प्रसंग के रूप में बताना चाहता है तो कोई दृश्य के माध्यम से वह अपनी बात कह सकता है। यानी कि कहते हुए अपनी बात को एक्सप्लेन करना, अच्छे से समझाने के लिए वो किसका यूज़ करता है, तो वह चित्र का यूज़ करता है। जैसे कि देखिए, हमें कोर्ट रूम का अगर जो है बताना है लोगों को, तो न्यायालय का दृश्य, राजा के दरबार का दृश्य, इस तरीके से उस चीज़ को, उस दृश्य को दिखाकर उसको अच्छे से हम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मंत्रियों को चित्रवत बैठा हुआ दिखाया जाता है। इसमें व्यक्तियों को या बालकों को विभिन्न पोशाकों में उनके निर्धारित स्थान पर बैठा दिया जाता है और चित्रवत बैठे रहते हैं। जब किसी प्रसंग की रोचकता और वास्तविकता बढ़ानी हो तो इस प्रकार का वातावरण जो है वह तैयार किया जाता है। यानी कि ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है। इसके अंतर्गत हम लोग ड्रामा, ठीक है, ड्रामा समझ में आ रहा है, ड्रामा देखते हैं हम लोग, तो क्या किया जाता है, एकदम हूबहू वही चीज़ क्रिएट की जाती है ड्रामा में। ड्रामा पुरानी स्टोरी को अच्छे से ड्रामेटिक रूप में दिखाकर हम लोग को उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखते हैं मूक अभिनय। मूक अभिनय क्या होता है, माइंड होता है ना, इसमें क्या किया जाता है, सिर्फ अभिनय की सहायता से चीज़ों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कार्टून्स। अब देखिए, कार्टून्स के जरिए भी हम लोग चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझा सकते हैं, स्पेशली बच्चों को। अगर चीज़ें समझ में ना आए तो उन्हें अगर कार्टून के रूप में बच्चों को दिखाया जाए तो क्या किया जाता है, बच्चों को ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आती है और बोरिंग भी नहीं लगती। तो इस तरीके से कार्टून भी क्या है, कार्टून को दिखाने के माध्यम से कार्टून भी एक अच्छा दृश्य साधन है। नेक्स्ट है हमारा कॉमिक्स।
ठीक है। उसके बाद है नक्शा, यानी कि कोई चीज़ अगर अच्छे से दिखानी हो समझानी हो तो हम लोग नक्शे का यूज़ कर सकते हैं। और फिर लास्ट में है हमारा समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर, ठीक है। न्यूज़पेपर भी क्या है, यह भी एक दृश्य साधन है जिससे कि हम लोग चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक दृश्य साधन से रिलेटेड सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ये थे नॉन प्रोजेक्टिव। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं प्रोजेक्टिव मेथड, जिससे कि जो कि दृश्य साधन के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, जो प्रोजेक्टेड होते हैं, अभी तक में हम लोगों ने सिर्फ नॉन प्रोजेक्टेड पढ़ा। अब प्रोजेक्टेड में देखिए 3 तरह के जो है दृश्य साधन आते हैं। कौन कौन से? स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स और फिल्म, ठीक है। नाम इंपॉर्टेंट है। स्लाइड्स भी क्या है, एक प्रोजेक्टेड दृश्य यानी कि विजुअल एड प्रोजेक्टेड है। कैसे? तो देखिए, स्लाइड को स्लाइड प्रोजेक्टर या फिर मैजिक लेंस द्वारा दिखाया जाता है। स्लाइड को ओवरहेड प्रोजेक्टर द्वारा भी दिखाया जाता है। दूसरा है फिल्म स्ट्रिप, इसे फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर या स्लाइड प्रोजेक्टर द्वारा चलाया जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इन चीज़ों के लिए हमें क्या, किसी प्रोजेक्टर की मदद से हम अपनी चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझा सकते हैं, ठीक है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, बस आप लोग ध्यान रखिएगा कि स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स और फिल्म, ये तीनों क्या है, विजुअल एड्स प्रोजेक्टेड यानी प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स हैं। बाकी सारे क्या हैं, बाकी सारे नॉन प्रोजेक्टेड है, ठीक है। आई थिंक अभी आप लोगों को चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी। और अगर चीज़ अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।